केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, आज इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 नंबर हमारे इस चैप्टर से टोटल बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी में 22 नंबर ये चैप्टर होता है। तो आज हम लोग इसको 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये टोटल 4 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनसे क्या क्या हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये सारा बात हम लोग पहले करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीनियल ग्लैंड, वहां से मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड है, तो वहां से T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। तो ये सब सारी बातें हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की पहली पैराग्राफ की पहली लाइन से। एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में चर्चा कर रही है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे से हमारे बॉडी को कमांड करते हैं। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहली बात, अगर न्यूरल सिस्टम के बारे में अगर हम करें, तो न्यूरल सिस्टम का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखने को मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रैपिड होता है। वहीं एंडोक्राइन की बात करें तो वो बड़ा ही स्लो होता है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है एंडोक्राइन सिस्टम का। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो है तो फास्ट, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उतनी लंबी उसकी उम्र नहीं होती। जैसे चाय बन रही है, हमने चाय के प्याले को पकड़ा, फिर तो जैसे ही प्याले को पकड़ा हमें लगा प्याला गर्म है, उससे हमारा हाथ जल गया। तो ये शॉर्ट एक्शन है, बिल्कुल शॉर्ट है लेकिन फास्ट है। लेकिन एंडोक्राइन की बात करें तो वो बिल्कुल लंबी चलती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो उसका एक्शन, जब हम दौड़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, ये सब एक्शन लॉन्ग लास्टिंग चलती है। जैसे नर्व फाइबर्स की बात अगर हम करें, तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के पास तो नहीं पहुंचा ना नर्व फाइबर्स, तो वहां तो किन्हीं चीज की जरूरत होगी ना मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो वहां जरूरत होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, मतलब हार्मोन्स की। तो ओवरऑल ये बात है कि कॉन्टिन्यूअसली वहां पे भी रेगुलेशन चलता रहे सेल के पास, तो एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाया गया, और जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और जो हार्मोन्स के थ्रू सारा का सारा चीज कंट्रोल होता है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड हैं और हमारे बॉडी की सारी फिजियोलॉजी को संभालने का काम करते हैं। जितनी भी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट वगैरह है, सबको कंट्रोल करने का जिम्मा जो है वो सब मिलकर निभाते हैं यहां पे। इसके बाद ये जो पैराग्राफ है, इसमें हार्मोन्स को डिफाइन किया गया है। हार्मोन्स को डिफाइन करने के 2 तरीके एनसीईआरटी दे रही है। एक है बहुत पहले का तरीका और एक है आज का तरीका। दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे हम करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, क्योंकि डक्ट तो उनके पास होगा ना जो डक्ट्यूलर ग्लैंड होंगे। जैसे पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज के पास अपना पैनक्रेटिक डक्ट भी होता है। लीवर के पास अपना बाइल डक्ट होता है मौजूद, तो डक्ट के थ्रू वो अपने जूसेस को सिक्रीट करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, और तुम जानते हो ब्लड तो तुम्हारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो हार्मोन्स उन्हीं के जरिए चला जाता है। इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। तो ये सिक्रीशंस को हम यहां पे हार्मोन्स कह रहे हैं। जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन का, वो क्या कहता है कि एक ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है और जिसको ब्लड में रिलीज कर दिया गया, और जिस ऑर्गन के पास जाना है उस ऑर्गन के पास चला जाए। लीवर के पास जाना है, किडनी के पास जाना है, पैनक्रियाज के पास जाना है, वहां चला जाएगा वो ब्लड के रास्ते। ये था क्लासिकल डेफिनेशन, ये था बहुत पहले का डेफिनेशन। लेकिन करंट साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ा अलग है। इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
दूसरी बात अगर हम देखें तो इंटरसेलुलर मैसेंजर है, इंट्रासेलुलर नहीं, इंटरसेलुलर मैसेंजर यहां पे है ये। और तीसरी बात, ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, मतलब इसका अमाउंट का सिक्रेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये 3 बातें याद रखेंगे, हार्मोन्स के डेफिनेशन में नीट में आ चुका है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो तुम्हारे सामने इस फ्लो चार्ट में है। एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन को सिक्रेट किया और एंडोक्राइन प्लस न्यूरल दोनों मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजी को संभाल रहे हैं, इनवर्टेब्रेट्स में भी और वर्टेब्रेट्स में भी। लेकिन अगर इनवर्टेब्रेट्स की बात करें तो हार्मोन्स की संख्या बहुत कम है, वहीं वर्टेब्रेट्स में बहुत सारे हार्मोन्स मौजूद हैं। हार्मोन्स का ऊपर का डेफिनेशन जो है वो क्लासिकल डेफिनेशन है, नीचे के जो 3 पॉइंट हैं यहां पे वो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट, जब हम न्यू डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हार्मोन्स के अलावा नए नए मॉलिक्यूल्स की भी बात होती है। मतलब हार्मोन्स का जो नया डेफिनेशन है ना वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ है, सब कुछ को कैरी कर रहा है। इनवर्टेब्रेट्स की हमने बात की, इनके पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है। अरे वो कहां, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, उनके पास क्या एंडोक्राइन सिस्टम इतना बेहतरीन होगा? इतने हार्मोन्स कहां से होंगे? वो लोअर इनवर्टेब्रेट्स हैं। लेकिन वहीं अगर हम वर्टेब्रेट्स की बात करें, बहुत कुछ है उनके पास। लार्ज नंबर जो केमिकल्स वगैरह है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मतलब कहें तो वर्टेब्रेट्स में सब कुछ है। नेक्स्ट, हार्मोन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के सारे हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड तुम्हारे सामने हैं। इनका लेबलिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पे कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड है। तुम्हारे सामने हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, सब कुछ मौजूद है यहां पे जो किसी ह्यूमन में देखने को हमें मिलता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। हमारे पास 2 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक होती है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और एक को बोला जाता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं चीजें, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स, ध्यान देंगे मेल और फीमेल दोनों के गोनैड्स अलग अलग हैं। गोनैड्स कुछ और नहीं बल्कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम गोनैड्स कह देते हैं। जैसे मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस है गोनैड्स और फीमेल में ओवरी होता है गोनैड्स। ये ध्यान रखेंगे। ये जितने भी नाम लिखे गए हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सब नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो इस डायग्राम में जितने भी चीजें दिखाई गई हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स जैसे जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सभी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब हम पूरा फोकस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस पे। ये तुम्हारे सामने है हाइपोथैलेमस। बहुत नाम सुना होगा तुमने हाइपोथैलेमस का, और नीट में तो इसका एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहा है। पिछले 10 सालों में 3 से 4 बार पूछा गया। पूरे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? तो आंसर जाता है हाइपोथैलेमस। बड़े सारे काम है इसके, एक बड़ा डायमेंशन है इसका, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संभालना, बहुत सारे काम इसके हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी फोकस कर रही है हाइपोथैलेमस के लोकेशन पे। तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। ये सबसे पहला लोकेशन हमें याद रखना है। बेसल पार्ट कहने का मतलब बेस वाला पार्ट। डाइएन्सेफेलॉन में और भी चीजें आती हैं जैसे एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो याद रखेंगे बेसल पार्ट होता है डाइएन्सेफेलॉन का, जो कि एक फोर ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसके बाद ये हमारे बॉडी के वाइड स्पेक्ट्रम को संभालता है। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि इसका एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन है। ये एक चीज को नहीं, बहुत सारी चीजों को संभालता है। तो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। यहां पे बहुत ही स्पेशल ग्रुप होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का।
न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो यहां से सिक्रीट हो रही हैं स्टिमुलाई के तौर पे, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो स्टोर भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस का अपना एक मेजर रोल होता है। ये जितने भी हार्मोन्स यहां से निकल रहे हैं इनको रेगुलेट भी करता है, सिंथेसिस का, सिक्रेशन का। जैसे देखो हाइपोथैलेमस है ना, वो ये भी कंट्रोल कर रहा है कि प्यूटिटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज भी होना चाहिए, ये सब भी उसके ही कंट्रोल में है। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ना, वो टोटल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब मैंने किसी को बोला कि भाई आगे की तरफ बढ़ना है तुझे, तो मैंने उसको पुश किया, तो मैं तो एक काम कर रहा हूं उसे पुश करने का, और दूसरा काम मेरा ही होना चाहिए उसे रोकने का भी। ये दोनों काम हाइपोथैलेमस के जिम्मे में है। मतलब एक काम है रिलीज करो, और एक काम है इनहिबिट करो। जैसे प्यूटिटरी हार्मोन्स के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको अगर स्टिमुलेट किया जा रहा है कि रिलीज हो जा, तो एक बोला जाएगा वो रिलीजिंग हार्मोन। जैसे एग्जांपल तुमने सुना होगा GnRH का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जिसका काम होता है कि प्यूटिटरी हार्मोन्स बहुत रिलीज हो गए, अब इनका काम नहीं है, अब इनको बंद किया जाए। जैसे बड़े सारे हार्मोन हैं प्यूटिटरी हार्मोन, तुमने सुने भी होंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये सब काफी सारे इस तरीके हार्मोन होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ना, बड़े सारे ऐसे हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी हार्मोन्स मैंने लिखे हैं ये प्यूटिटरी हार्मोन्स होते हैं। टोटल 9 है, मैंने 6 लिखे हैं। इसके अलावा भी MSH है, ऑक्सीटोसिन वगैरह है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जैसे अभी एक मैं रिलीजिंग हार्मोन का नाम बोल रहा था जिसका नाम है GnRH। ये रिलीज करने का काम करता है। जितने भी गोनाडोट्रोपिन है ना, गोनाड से निकलने वाले सारे हार्मोन्स को यही कंट्रोल करता है कि और भी रिलीज होना है, FSH को, LH को, ये सब। वहीं अगर सोमैटोस्टैटिन की बात करें, नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, रोकने का काम करेगा। तो जो भी प्यूटिटरी हार्मोन से, जो प्यूटिटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, उसको सोमैटोस्टैटिन ही रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। तो ये नाम यहां पे याद रखेंगे, सोमैटोस्टैटिन, और यहां पे याद रखेंगे GnRH के बारे में। डन। नेक्स्ट, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे जो न्यूक्लियाई है ना, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वही सब सारी चीजों को रिलीज करने का काम करती है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, यहां पे 2 बातें हैं। एक बात है एंटीरियर प्यूटिटरी और एक बात है पोस्टीरियर प्यूटिटरी। तो कितनी टाइप की प्यूटिटरी? 2। एक होता है मिडिल प्यूटिटरी भी, लेकिन ह्यूमन में मर्ज्ड होता है, वो अलग नहीं होता वो। तो एंटीरियर प्यूटिटरी और पोस्टीरियर प्यूटिटरी, 2 तरह के प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे पास होते हैं। याद रखेंगे कि जो पोस्टीरियर प्यूटिटरी होता है ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। मतलब डायरेक्ट एक्सॉन है ना, जो न्यूरॉन का पार्ट जो एक्सॉन होता है, तो उनके साथ डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एंटीरियर प्यूटिटरी के बारे में, तो ये अलग है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे पोस्टीरियर प्यूटिटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और वो कैसे कंट्रोल होगा? तो सर्कुलेटरी से एंटीरियर प्यूटिटरी। मैं डायग्राम दिखाता हूं तुम्हें। ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम। इस साइड जो है वो है पोस्टीरियर प्यूटिटरी और इस साइड जो है वो है एंटीरियर प्यूटिटरी। 2 तरह के प्यूटिटरी ग्लैंड्स हो गए। पोस्टीरियर प्यूटिटरी को देखो तो डायरेक्ट ये एक्सॉन से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर तुम एंटीरियर प्यूटिटरी को देखोगे तो डायरेक्ट ये पोर्टल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। और ये यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। और ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस का, ये पोर्शन है प्यूटिटरी ग्लैंड का। बीच में जो पोर्शन जिससे चीजें जुड़ी हुई हैं दोनों आपस में, उन्हें हम इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। ये मैंने कहा था फोकस करने को, यही याद रखना है अभी तक। जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। बाकी एग्जाम्पल हैं हार्मोन के, बाकी टारगेट किन पे करेंगे और कौन से रिलीज्ड हार्मोन्स हैं। डन। चलो आगे।
ये डायग्राम मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि कौन सी चीज कैसे यहां पे कनेक्टेड होती है। इस स्टॉक को ही मैं कह रहा था इनफंडिबुलम। इसके बाद पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस, ये तीनों जो है ना, जो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है उसके ही पार्ट हैं। जैसे एंटीरियर प्यूटिटरी का एक और नाम पार्स डिस्टालिस है, पोस्टीरियर प्यूटिटरी का नाम पार्स नर्वोसा है और मिडिल प्यूटिटरी का नाम पार्स इंटरमीडिया है, जो ह्यूमन में मर्ज होता है, जो थोड़ी देर पहले बात चल रही थी। इतनी बातें तो हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाएं एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे, जिसका नाम है प्यूटिटरी ग्लैंड। तो प्यूटिटरी ग्लैंड का सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, कहां है? तो एक बोनी कैविटी में है, क्योंकि है तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड। टोटल 9 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। इसको एक अच्छा सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए। बोनी कैविटी जिसका नाम क्या है? शेला टर्सिका, बहुत इंपॉर्टेंट, सेला टर्सिका। ठीक है, तो ये किससे जुड़ी है? एक स्टॉक से जुड़ी हुई होती है जिसका नाम है इनफंडिबुलम। डन। नेक्स्ट, टोटल अगर हम प्यूटिटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 पोर्शन है। एक है एडिनोहाइपोफाइसिस जिसका नाम है एंटीरियर ग्लैंड, एंटीरियर प्यूटिटरी। नेक्स्ट एक है तुम्हारा न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो बोलेंगे क्या? पोस्टीरियर प्यूटिटरी। अब मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो पोस्टीरियर प्यूटिटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में एक्सॉन से जुड़ा हुआ होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही तो कह रहे हैं पोस्टीरियर प्यूटिटरी। बात समझ में आ रही है क्यों बोल रहे हैं? डन। एडिनोहाइपोफाइसिस के पास टोटल 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस जो है उसे, जिसे हम एंटीरियर प्यूटिटरी कहते हैं, टोटल 6 हार्मोन्स के नाम मैंने अभी बताए थे तुम्हें। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यहां पे ACTH और बाकी LH और बाकी यहां पे FSH है। नेक्स्ट, पार्स इंटरमीडिया से बस एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखेंगे। ह्यूमन के केस में मैंने बताया पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस ऑलमोस्ट मर्ज्ड होते हैं आपस में। वहीं न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें जिसे पार्स नर्वोसा कहा जाता है, पोस्टीरियर प्यूटिटरी, तो 2 हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन जिसे बर्थ हार्मोन कहते हैं और एक का नाम है वैसोप्रेसिन जो कि किडनी में हमने इसकी बात की है। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और एक्सॉन से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पोस्टीरियर प्यूटिटरी को, क्योंकि एक्सॉन आ गया मतलब टोटल न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात चल रही है। जितने भी 9 हार्मोन्स की बात की गई, अब एक एक हार्मोन्स के हमें यहां पे फंक्शन देखने हैं। ये पैराग्राफ पूरे डेडिकेटेड है ग्रोथ हार्मोन के लिए। आओ बात करते हैं क्या क्या बात यहां पे ग्रोथ हार्मोन की चल रही है। देखो, अभी जितने भी हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें मैक्सिमम केस में एनसीईआरटी ने बताया है कि अगर ये हार्मोन सिक्रीट अगर ज्यादा अमाउंट में होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर कम अमाउंट में सिक्रीट होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। ये दोनों बातें एनसीईआरटी ने बताई हैं यहां पे। आओ देखते हैं जरा। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है तो इससे गिगेंटिज्म में हो जाएगा। गिगेंटिज्म एक आदम कद इंसान जैसा, पूरी तरीके से डरावना इंसान टाइप का हो जाएगा, एक बॉडी स्ट्रक्चर डायमेंशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होता है तो ड्वार्फिज्म का केस आ जाएगा, इंसान बौना हो जाएगा। एक्सेस सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर अडल्ट के केस में होता है, खासकर मिडिल एज में, तो इसके बाद बॉडी का पूरा फिगर ही चेंज हो जाएगा, खासकर फेस का। ध्यान रखेंगे, पूरी बॉडी में खासकर फेस का चेंज हो जाएगा फिगर, जिसे हम एक्रोमेगैली कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अगर अडल्ट स्टेज में पूछे ज्यादा सिक्रीशन से क्या होगा तो बोलेंगे एक्रोमेगैली, ए फॉर अडल्ट, ए फॉर एक्रोमेगैली। नेक्स्ट, अगर पूछे बचपन वाले स्टेज से तो बोलेंगे गिगेंटिज्म और बोलेंगे यहां पे ड्वार्फिज्म। ये दोनों बातें याद रखेंगे यहां पे। तो इसके बाद प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है, अगर चेकिंग वगैरह नहीं हुई तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं एक्रोमेगैली के केस में। डिजीज काफी हार्ड है डायग्नोज करना अर्ली स्टेज में, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता, एक्सटर्नल फीचर्स नोटिस हो ही नहीं पाते। नेक्स्ट बात है प्रोलैक्टिन के बारे में।
याद रखें, ऑक्सीटोसिन जो है ना वो मिल्क को इजेक्ट करवाता है, बाहर की तरफ रिलीज करवाएगा, लेकिन प्रोलैक्टिन के बिना मिल्क का फॉर्मेशन बनना संभव नहीं है। तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मैमरी ग्लैंड को ग्रोथ करवाना, इसमें खासकर मिल्क का फॉर्मेशन करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वहीं अगर टीएसएच की बात करें, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम है कि थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाना थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट, एसीटीएच के बारे में। एसीटीएच का पूरा नाम याद रखेंगे, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसका काम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करवाना एड्रिनल कॉर्टेक्स से। थोड़ी ही देर में हम एड्रिनल ग्लैंड पे जाएंगे और वहां पे बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोकॉर्टिकॉइड, ये सब सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो एक टाइप का स्टेरॉइड हार्मोन है। एनसीईआरटी में जहां जहां पे चर्चा हुई है ना कि कौन सा स्टेरॉइडल हार्मोन है, कौन से प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, है ना। तो याद रखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ना कि एड्रिनल मेडुला से। एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों को मिलाकर हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को मिलाकर हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। मेल में अगर बात करें एलएच का क्या काम है, तो एलएच का काम है एंड्रोजेन को सिक्रीट करना और एंड्रोजेन को सिंथेसिस करना। आखिर ये एंड्रोजेन क्या है? तो टेस्टोस्टेरॉन को ही बोल रहे हैं हम, एंड्रोजेन। डन, टेस्टिस से रिलीज करवाने का काम एलएच। तो ध्यान रखेंगे, कई बच्चों के माइंड में होता है एलएच और एफएसएच, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होता है, तो हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये रिलेटेड फीमेल से है, तो नहीं, मेल में एंड्रोजेन का सिंथेसिस सिक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट, मेल्स में एफएसएच की बात करें और एलएच की वजह से जो एंड्रोजेन सिक्रेट हुआ, यह स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आखिर क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? तो सिंपल सी बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल्स में दोनों के काम देखेंगे, एलएच और एफएसएच के। फीमेल्स में तो बड़ा क्लियर है काम। एलएच का क्या काम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब ये ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। ओवुलेशन वही स्टेज है जो 14th डे होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल को पूरी तरीके से मैच्योर करवाना है, इसमें काम होता है एलएच का। और इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। याद होगा तुम्हें, कॉर्पस ल्यूटियम से ही तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन नहीं किया गया तो प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन रह पाएगी? फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन जब 14th डे होता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे सेकेंडरी ओसाइट तो रिलीज हो जाती है। अब बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। उसके स्टेजेस हैं अलग अलग, पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम में, फिर कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड द लास्ट वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, अगर डिलीवरी परसिस्ट नहीं होती है तो। नेक्स्ट, एफएसएच की बात करें तो ये फीमेल्स में जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं, जो कहते हैं ना कि 60 से 80 हजार ओवरियन फॉलिकल्स के नंबर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उसकी बात की जा रही है, तो उसको एफएसएच ही ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट, एमएसएच जो कि पार्स इंटरमीडिया से रिलीज हो रहा है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये काम किस पे करता है? मेलानोसाइट्स पे। मेलानोसाइट्स मतलब हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जो मेलानिन को कंटेन करते हैं और बाकी स्किन के पिगमेंटेशन में ये हेल्प करता है। इतनी बातें याद रखनी है हमें। नेक्स्ट, अब इस पैराग्राफ में दो हार्मोन की चर्चा है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस से रिलीज होते हैं। एक नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, जिसे एडीएच के नाम से पुकारा जाता है। एनसीईआरटी के चौथे पेज पे आ चुके हैं, आ जाओ। ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के स्मूथ मसल्स पे काम करता है फीमेल्स में और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा तो जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी, है ना। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो इसका विग्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और मैमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में हेल्प कर रहा है। मिल्क के फॉर्मेशन में काम प्रोलैक्टिन ने किया था, लेकिन मिल्क इजेक्शन में काम ये कर रहा है।
नेक्स्ट वैसोप्रेसिन के बारे में। वैसोप्रेसिन की अगर हम बात करें तो एक किडनी पे काम करता है और ज्यादा से ज्यादा पानी, बाइकार्बोनेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का जो डिस्टल ट्यूबुल है, डीसीटी जो है, उनसे इनका एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो देखो, अगर पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब अगर हो गया, हमारे ब्लड में ही रह गया, तो यूरिन तो ज्यादा पास हो नहीं पाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूरिन कम से कम करता है, मतलब डायूरेसिस को रोकने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। डायूरेसिस क्या है? यूरिन का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बाहर आना, इसे हम डायूरेसिस कहते हैं। तो इसलिए इसको कहते भी हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस को रोक रहा है ना, डायूरेसिस को रिड्यूस कर रहा है ना, तो हमने कहा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर एडीएच काम नहीं कर रहा है तो खुद ही बताओ, बॉडी से वाटर ज्यादा रिलीज हो गया, कम, ज्यादा, क्योंकि अब एडीएच नहीं रहा, एंटी डायूरेटिक थोड़ी रहा, तो डायूरेसिस करवाएगा वो, तो बॉडी से वाटर का लॉस होगा, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। ऐसा ही तो डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, ये अभी तक जितने भी हार्मोन्स हमने देखे ना, उसके नाम हैं इधर, उसके बाद उनके जो बेसिक फंक्शन जो तुम्हें ध्यान रखने हैं वो तुम्हारे सामने है, पूरे एक पेज का बेसिक फंक्शन। तो याद तो तुम्हें सिर्फ यही रखना है। मैं कहूंगा तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, अब हम लोग आ चुके हैं पीनियल ग्लैंड पे। बड़े छोटे छोटे ग्लैंड हैं ये। अब पीनियल ग्लैंड के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटा सा पहले एक है, इसको देख लेते हैं। पहले तो लोकेशन ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन, जहां अभी हमने डायंसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस की बात की थी, वहीं अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो ध्यान रखेंगे, अभी बहुत सारी बातें आएंगी, डॉर्सल, वेंट्रल, है ना, ये सब बातें याद रखनी है। फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में हमें पीनियल ग्लैंड देखने को मिलता है। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की अगर हम बात करें तो मेलाटोनिन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24 आवर, मतलब तुम्हारे बॉडी को 24 आवर जो कमांड वगैरह दे रहा है ना, वो पीनियल ग्लैंड तुम्हारा है, जिसको कहते हैं डायरनल रिदम, मतलब दिन रात काम किए हुए जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा जो स्लीप वेक साइकिल है ना, उसको भी रेगुलेट करने का काम यही कर रहा है। अगर ये ना हो तो तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल ही पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर में काम हाइपोथैलेमस तो कर ही रहा था, साथ में पीनियल ग्लैंड भी काम कर रहा है। तीसरा, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे जितने भी काम है सब यही करता है। नेक्स्ट, पिगमेंटेशन में काम करेगा, खासकर ह्यूमंस में नहीं करता। मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल निभाएगा और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने का, उसको इनहैंस करने का काम करता है। ये जितने भी काम तुमने देखे हैं ना, ये सारे के सारे पीनियल ग्लैंड के काम थे। देखो, इन ये चैप्टर जो है ना, याद करने वाला ज्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे डब्बे इसमें दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है, जहां पे जरूरत है। तो पीनियल ग्लैंड तो काफी छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो टोटल इसमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं ये थायराइड ग्लैंड? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी ट्रैकिया है ना, तो ट्रैकिया के दोनों साइड में तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा। जो दोनों लोब्स ट्रैकिया के दोनों साइड में देखने को मिलते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। किन से? इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। इस्थमस किस चीज का बना है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये बहुत ही पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान रखेंगे इस्थमस। तो देखो ना, एक इधर से है और एक इधर से, दोनों आपस में मिलेगा तो एच जैसा शेप लग रहा है ना, तो वैसा ही होता है ये। नेक्स्ट, अब अगर कोई भी ग्लैंड है तो किसी ना किसी चीज का तो बना हुआ होगा। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये किस चीज का बना है? कुछ थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और साथ में स्ट्रोमल टिश्यूज होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं 2 चीजों से मिलकर हमारा थायराइड ग्लैंड तैयार हुआ है। अब देखो, फॉलिकल है तो फॉलिकल में ना कैविटी होता है, तो उसके अंदर में ना कुछ स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है फॉलिक्यूलर सेल्स कहा जाता है। देखो, अब तुम्हारे सामने है, ये रही तुम्हारे सामने ट्रैकिया, इधर रहा तुम्हारे सामने टिश्यू, जो दोनों थायराइड हैं, जो 2 लोब हैं, और दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम इस्थमस ने किया है। ये वाला पोर्शन, ये वोकल कॉर्ड है तुम्हारा,
और ये ट्रैकिया है और ये दोनों तरफ तुम्हारे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हैं। बीच में जो इस्थमस है उसने इसको कनेक्ट करने का काम किया है। डन। सॉरी। इसके बाद जब इसी के पीछे की तरफ देखोगे ना तो तुम्हें 4 मिलेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब दो पेयर मिलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे तुम्हें वो इस्थमस वाला पोर्शन दोनों को जोड़ते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब जो तुम्हें फॉलिकुलर कैविटी में जो फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिले ना, ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। एक नाम तो है T4 और एक नाम है T3। पहले दोनों का फुल फॉर्म आना चाहिए। T4 का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा आइडोथायरोनिन। T3 का नाम क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन। ध्यान रखेंगे इनमें थायरोक्सिन किसका नाम है? तो T4 को ही हम थायरोक्सिन बुलाते हैं, ना कि T3 को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब थायराइड ग्लैंड से ये जितने भी हार्मोन्स सिंथेसाइज हो रहे हैं इनका रेट तो होगा ना, कितनी रफ्तार में ये हार्मोन्स को बनाना है। इसके लिए एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आयोडीन, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना आयोडीन युक्त टाटा नमक, है ना, तो अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम होगा हाइपोथायरॉयडिज्म का। डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे थोड़ी देर पहले आया ना एक्रोमेगैली, ड्वार्फिज्म, गिगैंटिज्म, ये चीजें हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो काफी साइज बड़ा हो जाता है, जिससे दुनिया ग्वाइटर के नाम से जानती है। ये बीमारी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, मतलब ग्वाइटर का केस हुआ है, तो उसमें होगा क्या? अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होता है, ठीक है, आयोडीन उसने नहीं लिया और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है वो सुने। जो बच्चा उस फीमेल के अंदर में ग्रो कर रहा है ना, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम आएगा, मतलब मेंटली वो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, मेंटली पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। जो तुम्हारी आईक्यू है ना, जो हमारी आईक्यू है, उससे कहीं लो होगी उसकी आईक्यू। स्किन देखोगे वो भी बिल्कुल एबनॉर्मल रहेगा। वो बच्चा सुन नहीं सकता, वो बच्चा बोल नहीं सकता, उस बच्चे का जितना ग्रोथ होना चाहिए था ना वो उतना हो नहीं पाएगा, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। ये जितने भी चीजें तुमने देखी ना भाई, ये सारा का सारा उस फीमेल में नहीं हो रहा, सारी की सारी बातें उस बच्चे के बारे में बताई जा रही हैं। अगर वीमेन की बात करें जिसके अंदर वो बच्चा पल रहा है, उस फीमेल की अगर हम बात करें तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है। तो बोलोगे बात तो ऐसे भी कॉमन है, 9 मंथ तक तो ऐसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलना, एक तो बात हो गई। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी और फीमेल की बात करें जो प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिंपल सी फीमेल हैं, वीमेन हैं, वो उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो पूरी तरीके से इरेगुलर हो जाए। नेक्स्ट, अब मानकर चलते हैं, अभी केस हमने देखा था हाइपोथायरॉयडिज्म का, अब जो केस आ रहा है ना वो हाइपरथायरॉयडिज्म का है। अब इसमें क्या होगा? थायराइड ग्लैंड में मानकर चलो कैंसर हो जाए, इसके चलते थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, जितना सिक्रेशन होना चाहिए था थायराइड हार्मोन का, उससे कहीं ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये भी बड़ा बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को गड़बड़ कर देता है। तो याद रखें कैंसर से होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे अभी हमने ग्वाइटर बात की थी हाइपोथायरॉयडिज्म में, ऐसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म में ना हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर के बारे में। ध्यान रखेंगे, हाइपो में हुआ सिंपल ग्वाइटर, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कैरेक्टराइजेशन हमने देखा? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हमने यहां पे देखा। कैसे पता चलता है? थायराइड ग्लैंड की एक तो साइज बढ़ गई क्योंकि कैंसर हो चुका है पर्सन को जनरली, आंखें पूरी तरीके से लगती है ना बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो चुकी हैं, बाहर की तरफ निकल चुकी हैं। जब इतने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी का बीएमआर भी काफी ज्यादा हो चुका है। सोच कर देखो ना, अगर बॉडी में चीजें टूट रही हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, फैट टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, तो बॉडी का जो वजन होगा वो काफी ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो इसके कारण वेट लॉस भी हो रहा है।
इसी बीमारी को दुनिया ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानती हैं। याद रखेंगे, जो हमने पहले गोइटर देखा वो सिंपल गोइटर है, एक्सोथैल्मिक गोइटर का केस है यहां पे ग्रेव्स डिजीज। याद रखेंगे ये बात। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पीनियल ग्लैंड की बात की ना, डिफेंस कैपेबिलिटी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, ये सब में हेल्प कर रहा है, तो उसके काम हमने देखे। ऐसे ही यहाँ पे थायराइड हार्मोन के क्या क्या काम है ना, वो बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो थायराइड हार्मोन का क्या काम है। एक तो बीएमआर अभी मैंने जस्ट बताया। ये जो हार्मोन्स है ना, ये क्या काम करते हैं, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है ना, जिससे हम इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा ये सपोर्ट करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास जो पानी है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, उनका बॉडी में बैलेंसिंग अच्छे से होना चाहिए, ये भी काम इन्हीं का है, ध्यान रखेंगे। थायराइड ग्लैंड एक और प्रोटीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है टीसीटी। बहुत जबरदस्त। कई बच्चे समझते हैं पैराथायराइड से रिलीज होता है, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट कर रहा है T3 और T4 के अलावा, जिसका नाम है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। नाम में ही छुपा है कैल्शियम के बारे में, तो एक कैल्शियम लेवल जो ब्लड में है ना, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये पूरे पैराग्राफ में सारा फंक्शन, पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का, आरबीसी फॉर्मेशन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म का, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं डायग्राम में थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, इनमें बात लोकेशन की गई है। टोटल नंबर की बात करें तो नंबर हमने देखा, टोटल 2 लोब्स होते हैं। नंबर थायराइड ग्लैंड का तो एक ही है। उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स याद रखेंगे, T3 T4 के अलावा TCT भी है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। यहां पे काम T3 T4 के हैं और नीचे में काम है थायरोकैल्सिटोनिन का काम है। नेक्स्ट, अब हम आ चुके पैराथायरॉइड ग्लैंड में, जिससे हार्मोन जो सिक्रेट होता है जिसका नाम है PTH। ध्यान से सुनेंगे। ह्यूमंस की केस में बात करें तो टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं, जिनको मैंने तुमको अभी दिखाया था रेड डॉट से। टोटल 2 पेयर होते हैं। कहां है ये? पीछे की तरफ, मतलब थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में मौजूद होते हैं। मतलब एक पेयर एक लोब पे, थायराइड ग्लैंड के भी 2 लोब थी ना, उसके एक लोब पे एक पेयर होगा और 2 लोब है तो 2 पेयर हो गए। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक पेप्टाइड हार्मोन, देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वहां पे लिखा होता स्टेरॉइड हार्मोन, यहां पे लिखा हुआ है पेप्टाइड हार्मोन। यहां से पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन, ध्यान रखें, सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम। जैसे इसका क्या काम होगा, मानकर चलो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम को लाने की जिम्मेदारी इसकी है। कैसे करता है ये काम, पूरा का पूरा यहां पे देखो कैसे करेगा ये काम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना यहां पे पैराथायरॉइड हार्मोन्स के बारे में, क्या करता है ये। तो ब्लड में क्या करेगा ये, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन है ना, उनको इंक्रीज करने का काम करेगा। तो क्या करेगा, हड्डी से लेगा कि भाई हड्डी अपना कैल्शियम दो मुझे, बॉडी में के ब्लड में काफी कम है कैल्शियम। इसके बाद हड्डियों को रिजॉर्प्शन के थ्रू, डिसोल्यूशन के थ्रू, डीमिनरलाइजेशन के थ्रू वहां से कैल्शियम को निकाल लेगा। पीटीएच का और क्या काम है, देखो रीनल ट्यूबुल, जो किडनी का ट्यूबुल है ना, मतलब नेफ्रॉन से भी कैल्शियम को चुरा लेता है। 2 जगह से चुरा, एक हड्डी से, एक नेफ्रॉन के ट्यूबुल से। और तीसरा जो काम है ना, कि जो भी हम खाना खाते हैं उनमें भी तो कैल्शियम, जैसे दूध पी रहे हैं तो उसमें भी तो कैल्शियम है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना हमारा, वहां से भी कैल्शियम को ही चुरा लेता है। 3 जगह से कैल्शियम को चुरा रहा है और ब्लड में बढ़ाने का काम कर रहा है। इसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ गया, इसलिए पीटीएच को हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान रखेंगे, टीसीटी के साथ मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ पीटीएच ही नहीं, साथ साथ में टीसीटी का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। थायरोकैल्सिटोनिन भी कैल्शियम रेगुलेशन में काम करती है, वैसे ही पीटीएच भी काम कैल्शियम रेगुलेशन में कर रहा है। ये तुम्हारे सामने पैराथायरॉइड ग्लैंड है, साथ में उनके लोकेशन, साथ में नंबर, रिलीज्ड हार्मोन्स और बाकी उनके बेहतरीन काम। नेक्स्ट,
अब यहां से बात स्टार्ट होगी थाइमस के बारे में कि आखिर थाइमस का लोकेशन क्या है, यहां से कौन सा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन, उनके काम देखने वाले हैं। तो ये सब सारी बातें यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड एक लॉबुलर स्ट्रक्चर, याद रखेंगे थायराइड में 2 लोब्स थे और ये भी एक लॉबुलर स्ट्रक्चर है। कहां है? दोनों लंग्स के बीच में। दोनों लंग्स के बीच के स्पेस में हमारा दिल होता है और वहीं पे थाइमस भी प्रेजेंट होता है। दोनों फेफड़े के बीच में जो स्पेस है हमारा, इसे हम मीडियास्टिनम के नाम से जानते हैं। मीडिया मतलब मिडिल में प्रेजेंट रहेगा। स्टर्नम के पीछे देखें, सिंपल सी बात है, ये रहा हमारा स्टर्नम, टी शेप्ड बोन, इसी के पीछे में हमारा दिल होता है और वहीं पे एरोटा के वेंट्रल साइड में, डॉर्सल नहीं, वेंट्रल साइड में थाइमस का लोकेशन है। अगर थाइमस ना हो तो जो हम इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत है, ये हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि थाइमस का ही रोल इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में होता है। तो ये थाइमस के बारे में स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही, नंबर है यहां पे, हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट, थाइमोसिन अभी देखेंगे एनसीईआरटी में। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मुझ में तुम में थाइमस की साइज अच्छी खासी है बड़ी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी ढलती चली जाएगी वैसे वैसे थाइमस का साइज भी छोटा होता चला जाएगा। ध्यान रखेंगे बात। और बाकी क्या काम है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी देखते हैं ना। यहां पे देखो, ये जो ग्लैंड है थाइमस, यहां से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है थाइमोसिन, ये एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन है, स्टेरॉइडल नहीं। मैं डायरेक्ट स्टेरॉइडल के नाम ही लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ये 5 हार्मोन जनरली याद रखो ना कि ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर इसके बाद जो हमारा टी फॉर थायरोक्सिन कह सकते हो तुम, सॉरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 5 चीजें हम लोग यहां पे याद रखने हैं। नेक्स्ट, थाइमोसिन play a major role in differentiation of T lymphocyte which provides cell mediated immunity। नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद करो ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से कौन सा लिम्फोसाइट जुड़ा है, तो बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, थाइमोसिन का काम और भी है, ब्लड से रिलेटेड जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, जहां पे एंटीबॉडीज की बात होती है। थाइमस का साइज ओल्ड इंडिविजुअल में काफी ज्यादा कम हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से थाइमोसिन काफी कम रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है बूढ़े लोगों का वो काफी कमजोर हो जाता है हमारे कंपैरिजन में। ये बातें थाइमस के बारे में थी। अब बातें हम लोग करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ध्यान से सुनेंगे। हमारी बॉडी में किडनी 2 है, तो किडनी के ऊपर में जो टोपी जैसा तुम स्ट्रक्चर देखते हो डायग्राम में, वो एक पेयर तुम्हारे पास एड्रिनल ग्लैंड होता है। किडनी के बिल्कुल टॉप पे जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे हमारा जो ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर में है, ये टोटल 2 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना है। एक को कहते हैं एड्रिनल मेडुला और दूसरे को कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाम से ही क्लियर है, जो मेडुला है वो अंदर है, मतलब सेंट्रली लोकेटेड, और जो बाहर की तरफ है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, खासकर एड्रिनल कॉर्टेक्स से, अगर हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं, मतलब अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स कम रिलीज अगर होते हैं, इसके चलते कमजोरी आ जाती है, इसके चलते बॉडी में थकान काफी हो जाता है। तो याद रखेंगे एडिसन्स डिजीज के 2 बड़े बेहतरीन पहचान हैं, वीकनेस का एक पहचान है और एक तो फटीग का पहचान है, साथ में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी काफी चेंज हो जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है हमें। देख सकते हैं ये है हमारी किडनी और किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड है। इसी एड्रिनल ग्लैंड को जूम कर कर दिखाया गया है यहां। सेंट्रली लोकेटेड को हमने एड्रिनल मेडुला कहा था और जो बाहर की तरफ आउटसाइड स्ट्रक्चर है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कह रहे थे। सिंपल, ध्यान से देखेंगे, जो एड्रिनल मेडुला है ये 2 हार्मोन को रिलीज करती है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ध्यान रखेंगे,
एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन। याद रखेंगे, दोनों को मिलाकर हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। दोनों के काम अभी देखने वाले हैं। दोनों को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है और एडिसन्स डिजीज अभी मैंने बताया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। एड्रेनल मेडुला से, मैं अभी कॉर्टेक्स की बात नहीं कर रहा, कॉर्टेक्स तो आगे स्टार्ट होगा, पहले एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स। एड्रेनल मेडुला से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोनों को मिलाकर हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। एक तो एड्रेनलिन जिसका नाम नॉर एपिनेफ्रिन है और एक नॉर एड्रेनलिन जिसका नाम नॉर एपिनेफ्रिन है, दोनों को मिलाकर कैटेकोलामाइंस कहते हैं। दोनों मिलकर जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, कभी कोई किसी से लड़ रहा है, कभी फ्लाइट का उड़ रहा है कोई, है ना, पैराशूट से, तो जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस है ना, उनमें कैटेकोलामाइंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का। दोनों के क्या है बेहतरीन काम, आओ कलेक्टिवली देखते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स है ना, दोनों जो एड्रेनल मेडुला से रिलीज हो रहे हैं, ये अलर्टनेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अलर्टनेस को पहला काम। दूसरा, प्यूपिलरी डायलेशन, जो आंखों में प्यूपिल होता है उसको भी डायलेट करने में हेल्प करते हैं। जब डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो पिलो इरेक्शन में भी, रेजिंग ऑफ हेयर्स, फिर पसीने निकल रहे होते हैं उस समय। दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। दिल की धड़कन जो 72 है वो 80 तक जाती है, 85 तक जाती है, 90 तक जाती है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। रेस्पिरेशन जो 12 से 16 बार होता है 1 मिनट में, वो भी इंक्रीज हो जाता है। अभी तक जितनी भी बातें हमने की ना, वो सारी की सारी एड्रेनल मेडुला की थी। अब हम स्पेसिफिक बातें करने वाले हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकले हुए तीनों हार्मोन्स के बारे में। देखें, एड्रेनल कॉर्टेक्स को टोटल हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके एक सिंपल सा ट्रिक है, GFR। जोना वर्ड सब में कॉमन है, जोना सब में कॉमन है, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। ये जो मैंने तुमको बताया ना GFR, ये ध्यान रखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ मैंने बताया है। टोटल 3 लेयर होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, तीनों लेयर तुम्हारे सामने हैं। ठीक है, डन। इसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। जितने भी हार्मोन सिक्रेट करती है ना, सबको मिलाकर कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। तो याद ध्यान रखेंगे, वो कॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट अभी हमने जिक्र किए थे। एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स हमने डिस्कस किए अभी, और सबसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसका सबसे फेमस है कॉर्टिसोल, और इसका सबसे फेमस है अल्डोस्टेरॉन, और इसका सबसे फेमस है ये सब टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, डन। हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल है ना, वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। मैंने 3 नाम बताया ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड। उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सबसे जो मेजर हार्मोन होता है वो होता है कॉर्टिसोल, मेन हार्मोन। क्या है काम कॉर्टिसोल के? हमारे बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंसिंग तो करेगा ही, कॉर्टिसोल के बाद हम लोग चल रहे हैं अगले हार्मोन में, जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। क्या काम है? नाम से लगता है, अल्डोस्टेरॉन ट्यूबल्स पे काम करता है। जैसे वैसोप्रेसिन कैसे था, ऐसे ही ये है। तो बॉडी में ये काम करेगा, बॉडी में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करेगा। और नेक्स्ट, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन हो गया? अल्डोस्टेरॉन। अब एक एक कर सबके काम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर सोर्स से करवाने का यहाँ पे काम करने का काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये है लिपोलाइसिस, फैट को तोड़ना, प्रोटीलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना, और बाकी यहाँ पे देखो, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो ओवरऑल सेलुलर अपटेक को तो रोकना पड़ेगा ना सेल में,
क्योंकि सेल में भी जा रहा है, यहां से लेवल भी बढ़ाया जा रहा है, तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो अमीनो एसिड को रोक देगा, ग्लूकोज को रोक देगा कि मत भेजो। कॉर्टिसोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन इसलिए भी है क्योंकि हमारे दिल से रिलेटेड चीजें जो होती है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीजें, उनको भी संभाल रहा है ये। इसके बाद हमारे किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन की बात की हमने कॉर्टिसोल के बारे में, कॉर्टिसोल को कहते हैं ना एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी काम करता है। अगर कभी भी इंफ्लेमेशन का केस है तो उसको भी रोक देगा, और प्लस साथ में इम्यून रिस्पॉन्स से भी रिलेटेड यहां पे है ये। नेक्स्ट, जो कॉर्टिसोल है ना, काम देखो वो कितने गजब गजब के काम कर रहा है। आरबीसी प्रोडक्शन को भी और इनहैंस कर देगा। वहीं जो अल्डोस्टेरॉन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने कॉर्टिसोल को कहा ना, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम लोग अल्डोस्टेरॉन को कह रहे हैं। अल्डोस्टेरॉन मेनली हमारे किडनी के नेफ्रॉन पे काम करता है और सोडियम और पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम फॉस्फेट को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाएगा बाहर की तरफ यूरिन के थ्रू। अल्डोस्टेरॉन ना हो तो हमारे बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है ना, वही बिगड़ जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पूरी बैलेंसिंग है उसको मेंटेन कर रहा है। ब्लड में पानी कितना होना चाहिए, कौन सा फ्लूइड कितना होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कॉर्टिसोल हमने देखा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमने देखा जिसका नाम था अल्डोस्टेरॉन, मतलब कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, और आखिरी हम लोग चल रहे हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड पे, मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो निकल रहे हैं, इनका काम किसमें, एक्सिल हेयर, जो एक्सिलरी हेयर है ना हमारे आर्मपिट्स के पास, इसी से, इसकी वजह से रिलीज हो, वहां से हेयर्स निकल रहे हैं। प्यूबिक हेयर्स भी इनकी वजह से निकल रही, जो पेल्विक रीजन के पास है। इसके बाद जो फेशियल हेयर्स हैं, जितनी भी हेयर्स प्यूबर्टी की टाइम पे निकलती है ना, वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तुम भी जानते हो, और एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन की वजह से है। ये अभी तक की जो बातें थी ना, वो बातें किसके बारे में थी, हमारी सारी की सारी बातें एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड ना एक बहुत ही बड़ा ग्लैंड है, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स से हमने देखे 3 हार्मोन और मेडुला से देखे हमने 2 हार्मोन, जिनको कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस हम कहते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम उस मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपोजिट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, उस हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब इसका काम एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो पैनक्रियाज को हम कंपोजिट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है। अगर मैं कहूं कि पूरा पैनक्रियाज का कितना परसेंटेज है एंडोक्राइन, तो बस 1 से 2%। पूरा का पूरा एक्सोक्राइन ही है हमारा पैनक्रियाज, 98 to 99%। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का, उसके टिश्यू को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। करीब 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में प्रेजेंट। लेकिन ये हैं एंडोक्राइन वाले पार्ट, यहां पे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स हैं जो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, बीटा सेल है जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है। ऐसे 1 से 2 मिलियन मतलब 10 से 20 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं ह्यूमन पैनक्रियाज में। लेकिन ये पूरे पैनक्रियाटिक टिश्यू का बस 1 से 2% हिस्से ही को मेंटेन करने का काम करता है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेल हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, अल्फा और बीटा। अल्फा ने ग्लूकागॉन निकाला और बीटा ने इंसुलिन निकाला। बड़ा राइमिंग बैठता है ना यहाँ पे, अल्फा ग्लूका। ग्लूकागॉन हो या चाहे इंसुलिन हो, दोनों के दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। मैंने 5 बताए हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, बस वही याद रखना, उसके अलावा मैक्सिमम होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन। ग्लूकागॉन की जहां तक बात है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। क्या काम होगा ग्लूकागॉन का? अगर हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो चुका है, उसको ज्यादा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ग्लूकागॉन के पास। लीवर के सेल्स जहां ग्लूकोज स्टोर्ड हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन को तोड़ने के बाद ब्लड की शुगर के लेवल को बढ़ाया जाता है, इसलिए हम ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हमने कह दिया हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन हो गया। इसके अलावा एक काम क्या करता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके चलते हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन आता है और भी जगह से ग्लूकोज को यहां पे लाया जाता है। नेक्स्ट, ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड में अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो बोल देता है सारे जगह जितना भी खपत हो रहा है ना उसको रोक दो, ग्लूकोज का जहां जहां यूज हो रहा है ना रोको, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पहले बढ़ाओ। इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन की वजह से तो हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन आया है। इंसुलिन एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये भी इसका जस्ट अपोजिट काम है, क्योंकि दोनों आपस में एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। तो यहां पर क्या है कि इंसुलिन का काम क्या होगा कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अगर एक्स्ट्रा हो चुका है तो लीवर के सेल्स में डाल दो, मसल्स के सेल्स में डाल दो, है ना। तो ये सब काम किसका है, इंसुलिन का। तो ओवरऑल सबके दरवाजे खोल देता है कि सब जगह ग्लूकोज डालो, ब्लड से ग्लूकोज को कम करो, ठीक है। तो ये काम है। तो ओवरऑल ग्लूकोज सेल्स के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, लीवर के सेल्स में एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोसाइट्स वहां पे जाने लगते हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो हमने कहा हाइपोग्लाइसीमिया, इसलिए तो हम इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन का और क्या काम है, ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा हो चुका ब्लड में, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट भी करने का काम किसका है, इंसुलिन का। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना, हम इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और क्या बनाना, तो ग्लाइकोजेन बनाना। ग्लूकोज की पूरी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का जिम्मा इन दो हार्मोन्स को दिया गया, इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे अंदर ये ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करते हैं। लंबे समय तक अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस का एक सिम्टम होता है हाइपरग्लाइसेमिया, जिसके चलते हमारे यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। हार्मफुल कंपाउंड जैसे कीटोन बॉडीज, एनसीईआरटी लिखती है ना एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया, ये दोनों जो इंडिकेशंस हैं ये डायबिटीज मेलाइटस के ही तो हैं। नेक्स्ट, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं इनको ट्रीट करने का बेहतरीन तरीका क्या है, इनको इंसुलिन थेरेपी देना चाहिए। ग्लूकागॉन थेरेपी दे नहीं सकते क्योंकि उससे तो ग्लूकोज बढ़ाया जाता है, इसलिए इंसुलिन थेरेपी हम लोग देते हैं। पैनक्रियास की खास बातें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। एक्सोक्राइन की बातें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कर चुके, एंडोक्राइन की बातें हमने की जो कि 1 से 2% हिस्सा है। अल्फा और बीटा, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, हमने सारे काम यहां पे देख लिए। अगली बात होनी है टेस्टिस के बारे में। दो ऐसे गुनैड्स के बारे में बात करेंगे जिसकी बातें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी होती हैं। तो टेस्टिस के बारे में और ओवरीज के बारे में। टेस्टिस कितना, तो एक पेयर टेस्टिस होता है, स्क्रोटम में मौजूद होता है, छोटा सा थैला जो कि एब्डोमेन के बाहर होता है मौजूद मेल में। टेस्टिस के दो काम होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ही, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है, इसके बाद हार्मोन्स भी बना रहा है जैसे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस किन चीजों से मिलकर बनी है, तो टेस्टिस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इसके साथ ही ये और भी चीजों से मिलकर बना है जिसे हम इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं या हम स्ट्रोमल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका जो काम होता है, इनका काम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन को बनाना, मतलब एंड्रोजेन को बनाना। एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एंड्रोजेन जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, उसके अंदर बड़े सारे सेक्स हार्मोन हैं, उनमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, एक टाइप का स्टेरॉयडल हार्मोन यहां पे होता है। एंड्रोजेन के काम तो सब लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है ना, जैसे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये जितने भी चीज है ना, सबको डेवलप करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है, टेस्टोस्टेरोन के पास। इनको मैच्योर करने की जिम्मेदारी और इनके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये सारे के सारे एंड्रोजेन ही संभाल रहा है।
ये हार्मोन सिर्फ इतना ही काम नहीं कर रहे, अगर ये हार्मोन्स ना हो तो मसल्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, फेशियल और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये जो लड़कों में जो एग्रेसिवनेस आती है, जो मेल में एग्रेसिवनेस आती है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और पिच याद रखेंगे लो होता है, ऐसा नहीं लड़कियों का पिच लो होता है वॉइस का, याद रखेंगे पिच लड़कों का लो होता है, लड़कियों का पिच हाई होता है। नेक्स्ट, एंड्रोजेन के और क्या क्या काम हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। एंड्रोजेन और कहां काम कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम कर रहा होता है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर या फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसे हम लिबिडो कहते हैं। सेक्सुअल फैंटेसी के टाइम पे जो जनरेट होती हैं चीजें, बिहेवियर जो होता है, सबको लिबिडो कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो हार्मोन्स हैं, कौन? एंड्रोजेन, इसका और क्या काम है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये लाइन क्योंकि लगता नहीं है कि ये एंड्रोजेन से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। अगली बात ओवरी के बारे में। ओवरी की बात करें तो फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, गैमेट्स तो बनाते ही हैं, इसके बाद हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो फीमेल्स की बात करें तो एब्डोमेन में टोटल 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओवम तो बनाएगा ही, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस करेगा ही, और उसके बाद 2 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों के दोनों स्टेरॉयडल हार्मोन हैं, एंड्रोजेन भी स्टेरॉयडल हार्मोन ही था। ओवरी ओवरियन फॉलिकल से मिलकर बनी है, साथ में स्ट्रोमल टिश्यूज भी होते हैं। कुछ ऐसे ही चीजों से मिलकर बनी थी, कौन? थायराइड ग्लैंड। एस्ट्रोजेन जो रिलीज हो रहा है, ये कहां से रिलीज हो रहा है? तो एस्ट्रोजेन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ओवरियन फॉलिकल से ही ये चीजें रिलीज हो रही हैं। जब ओवुलेशन हो जाता है तो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है। फीमेल्स में मेनली एस्ट्रोजेन और कॉर्पस ल्यूटियम से मेनली प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन के बड़े सारे काम हैं, जैसे जितने भी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं, उनकी एक्टिविटीज को, सबको स्टिमुलेट करने का काम सब एस्ट्रोजेन का ही काम होता है। सबको ग्रो करना, डेवलप करवाना, जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हाई पिच होना वॉइस का, प्यूबिक हेयर्स का आना, एक्सिलरी हेयर्स का आना, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये सारा का सारा काम किसका है? एस्ट्रोजेन का। एस्ट्रोजेन का और क्या काम है? फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को यहां पे मेंटेन करने का। प्रोजेस्टेरॉन बोले तो प्रेगनेंसी, जब जब बात आएगी ना प्रोजेस्टेरॉन के साथ में प्रेगनेंसी को जरूर जोड़ना। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन का काम मैमरी ग्लैंड पे भी है। मैमरी ग्लैंड के अंदर में, ब्रेस्ट के अंदर में जो एल्वुलाई होता है ना, थैले के जैसा स्ट्रक्चर जिसमें मिल्क स्टोरेज चलता है, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मिल्क सिक्रीशन में भी काम हो जाता है इंपॉर्टेंट। मिल्क इंजेक्शन में पूछे ना तो मेनली ऑक्सीटोसिन, मिल्क फॉर्मेशन में मेनली पूछे ना तो प्रोलैक्टिन, लेकिन रोल प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है। अभी तक हमने जो बातें की वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे। अब जो बात करने वाले हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और देखो जरा, हार्ट, किडनी और जीआईटी के बारे में बात होने वाली है। देखो अब यहां से कौन कौन से हार्मोन्स यहां पे बात हम लोग कर रहे हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसलिए हम इनको नॉन ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। मतलब कुछ टिश्यू हैं बस जो कि कुछ रिलीज करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे दिल के जो ऊपर की दीवारें हैं, ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, दोनों चैम्बर में प्रेजेंट होता है टिश्यू जहां से रिलीज होता है एएनएफ। कई बार एग्जाम में आ चुका है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसका काम है बीपी को कम करना। रास मैकेनिज्म जो चलती है ना, हम बात करते हैं ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं रास मैकेनिज्म को स्टॉप भी तो करना है। बीपी इतना बढ़ चुका है, उसे रोकना भी तो है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एएनएफ कम करने का काम करता है बीपी को। इसके बाद जो हमारा किडनी है, वहां पे जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन किडनी के जेजी सेल से रिलीज होता है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन का क्या काम है? नाम से ही पता लगता है, इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करना, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन को और भी ज्यादा इनहैंस करने का काम करता है।
नेक्स्ट, इंडोक्राइन सेल्स जो है ना हमारे जीआईटी में भी हैं। तो टोटल 4 हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये चारों हार्मोन्स के नाम याद रखेंगे। पहला गैस्ट्रीन, दूसरा सेक्रेटीन, तीसरा कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन और चौथा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये 4 हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो जीआईटी से रिलेटेड होते हैं। गैस्ट्रीन का काम किस पे है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करते हैं ये, और जिनकी वजह से HCl और पेप्सिनोजेन रिलीज हो पाता है। तुमको पता होगा पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजेन HCl के ही प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। इसके बाद जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना पैनक्रियाज का, वहां से रिलीज होता है। पहले वहां सेक्रेटीन जो है ना वहां पे काम करता है पैनक्रियाज पे, और वहां से पानी बाइकार्बोनेट वगैरह रिलीज करवाने का काम करता है। CCK इसका काम पैनक्रियाज पे भी है, गॉल ब्लैडर पे भी है। इसका काम क्या है? पैनक्रेटिक एंजाइम्स को, बाइल जूस को रिलीज करवाना। जैसे पैनक्रियाज से रिलीज करवा देगा पैनक्रेटिक एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर से रिलीज करवा देगा बाइल जूस। नेक्स्ट GIP, जब इतनी सारी चीजें रिलीज हो रही हैं तो रोकना भी तो है। तो GIP का काम क्या होगा? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, जो रफ्तार में निकल रही थी चीजें, HCl निकल रहा है, पेप्सिनोजेन निकल रहा है, इनको रोकने का काम करना। इसके बाद जो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है ना, कुछ ऐसे भी जो कि ग्रोथ फैक्टर्स को भी रिलीज करने का काम करते हैं। और नाम से लग रहा है ग्रोथ फैक्टर है, तो कोई भी चीज अगर डिजनरेट हो गई है, अगर कोई चीज खराब हो गई, उसको रिपेयर करना, रिजनरेट करना, सब सारे काम ग्रोथ फैक्टर्स के होते हैं। आखिरी टॉपिक है एनसीईआरटी की, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में 2 बातें हमें करनी है। ये डायग्राम से एनसीईआरटी ने समझाया है, यहां पे देख सकते हैं इस डायग्राम को। ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं एक मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, और बस बाहर बाहर से मैसेज को पहुंचाना है, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये जो है लिपिड का मेम्ब्रेन, लिपिड का मेम्ब्रेन है, तो इजाजत सिर्फ मिलती है लिपिड्स वालों को। प्रोटीनेशियस हार्मोन को इजाजत नहीं मिल सकती, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को इजाजत है। मतलब जनरली ये 5 हार्मोन को ही इजाजत मिलती है इन सेल मेम्ब्रेन से गुजरने की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, इनको ही इजाजत मिलती है। अब अगर अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो ऊपर से ही मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब सिंपल सी बात करूं मैं अगर, तो ये मैसेज को बस ऊपर से पहुंचा दिया गया। इसमें देखो ये वाला जो केस चल रहा है, इसमें जो स्टेरॉयडल हार्मोन है एस्ट्रोजेन, वो बिल्कुल अंदर की तरफ गए। दोनों में फर्क सबसे बड़ा यही है, डायग्राम पहचानने का, कि कौन है प्रोटीनेशियस और कौन है स्टेरॉयडल। आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, आखिर काम कैसे होता है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज। हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट टिश्यू होता है जिस पे उसको काम करना होता है। वहां पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, उनके साथ हार्मोन जाएगा और हार्मोन जाकर उनके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो देख सकते हो तुम यहां पे भी, जैसे एक रिसेप्टर था यहां पे प्रेजेंट। किसी भी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर तो होते ही हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के बने हुए। ये हार्मोन आकर इससे जुड़ गया, इस रिसेप्टर में आकर यहां पे जुड़ गया। अब आगे क्या करेगा वो देखें। हार्मोन रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है टारगेट सेल के, अब तो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, तो रिसेप्टर्स के अंदर में वो हार्मोन चला गया। तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हम कह रहे हैं। अगर सेल के अंदर चला जाए तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो अंदर में रहेगा, न्यूक्लियस, उसके साथ जाकर अगर बाइंड होगा तो ओवरऑल 2 रिसेप्टर्स हुए ना। एक रिसेप्टर वो है जो सेल के मेम्ब्रेन पे ही रह गया, और एक रिसेप्टर वो है जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वहां पे रिसेप्टर है। तो मुझे बताओ जल्दी से, न्यूक्लियर रिसेप्टर की जब मैं बात करूंगा तो कौन सा बोलोगे, प्रोटीनेशियस वाला या स्टेरॉयडल वाला? तो बात सिंपल, स्टेरॉयडल होगा, तभी तो अंदर इजाजत मिलेगी। अगर कोई हार्मोन रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर जाता है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये रिसेप्टर है और मैं कहता हूं कि ये यहां पे हार्मोन है, तो ये देखो जाकर बाइंड हो गए। मैं अब इससे कह सकता हूं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हर एक रिसेप्टर स्पेसिफिक खास है किसी भी हार्मोन के लिए,
इसलिए रिसेप्टर्स भी स्पेसिफिक होते हैं, हार्मोन्स भी स्पेसिफिक ही होते हैं। जब हार्मोन और रिसेप्टर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स चीज का फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो टारगेट टिश्यूज के अंदर ना बड़े सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। टारगेट टिश्यू का पूरा मेटाबॉलिज्म, सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन वगैरह सब बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो 4 हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन कौन है, ये नाम याद रखने हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन का मैंने ट्रिक दिया था तुमको, एमजी टॉप, वो याद रख लेना। बाकी आइडोथायरोनिन का ये याद रखना, अमीनो एसिड का याद रखना। ये कैटेगरी तुमसे मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। वैसे हार्मोन्स जो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो गए, अब वो चिट्ठी पहुंचाने का काम करेंगे, तो उन्होंने मैसेंजर भेज दिया, क्योंकि हार्मोन तो प्राइमरी मैसेंजर है। हार्मोन ने कहा लो ये मैसेज लेकर जाओ। साइक्लिक एएमपी जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, फिर एनोसिटॉल है, फिर कैल्शियम आयन वगैरह है, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज वहां से होते हैं, जिसकी वजह से जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है। और ओवरऑल हार्मोन्स जो हैं, एक तो केस है क्या इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर, और एक है मेम्ब्रेन पे ही, तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अंदर वाला जो है उसमें जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि सारा का सारा खेल न्यूक्लियस के साथ है, तो पूरा क्रोमोसोम के साथ सब कुछ खेल होता है वहां पे, देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये वाला जो केस है ना, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन का केस है जो प्रोटीन सॉल्युबल है, तो ये ऊपर में ही रहेंगे। सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, साइक्लिक एएमपी जनरेट हुए, और बाकी जो भी काम करना था वो अंदर में पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो गई। यहां पे देखो, यहां पे डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आ गया, देख सकते हो, ये रहा न्यूक्लियस। अब इसके अंदर में जो भी प्रेजेंट है रिसेप्टर, वहां पे हार्मोन आकर जुड़ गया। अब यहां पर सारा का सारा चीज एमआरएनए, फिर प्रोटीन बन गया, तो आगे का जो भी चीज है वो सब का सब चेंज हो जाएगा। जितनी भी बातें मैंने तुमको बोली ना अभी, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इधर वाला स्टेरॉयडल का है और इधर वाला अमीनो एसिड का है, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं ये सारा तुम्हारे सामने मौजूद है। इसी के साथ क्लास 11th का ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस 1 मिनट की बात मेरी सुनो। क्लास 11th में टोटल 22 चैप्टर्स थे, जिसमें 21 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने क्लास 12 का एक चैप्टर कंप्लीट करवाया था, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्लास 11th का एक चैप्टर और बचा हुआ था, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी लगभग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12th का यूनिट वाइज सीरीज आ रहा है, कंप्लीट रिप्रोडक्शन, कंप्लीट इकोलॉजी, कंप्लीट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और कंप्लीट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी। ये आ रहा है जो हम लोग आखिरी के कुछ दिनों में हम लोग कंप्लीट यहां पे करने वाले हैं। ओके, तो यहां तक हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और क्लासेस सबसे बिल्कुल रेगुलर हैं। मैंने बताया था, टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि घर में शादी का माहौल था, उतने दिनों से काफी ज्यादा हम लोग इसमें एंगेज थे। अब पूरी तरीके से मैं बिल्कुल फ्री हूं, तुम्हारे लिए ही पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।